हेलो दोस्तों। जैसा कि कल आपको हम बताए थे कि केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बल गतिकी, वो चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। आज दोस्तों हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय रसायन। क्या नाम है? पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग द्रव के सतह पर क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे दोस्तों कि आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या है। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी क्या है। ये सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट, द्रव के पृष्ठ अर्थात क्या। जब आप बाल्टी में द्रव रखते हैं, जैसे मान लीजिए पानी रखे, तो पानी के ऊपर एक सतह बनता है। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी रखे और रोड पे गाड़ी आ रही है और जा रही है, तो अब देखिएगा कुछ गंदा पदार्थ जो है बाल्टी के में उपस्थित द्रव के ऊपर में जाके चिपक जाता है, बैठ जाता है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों है, द्रव के पृष्ठ पर वाले अणुओं में अवशिष्ट बल कार्यशील रहता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपने द्रव का जो पृष्ठ लिए थे, उस पृष्ठ पर अवशिष्ट बल क्या रहता है? कार्यशील रहता है। मतलब एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अतः द्रव के पृष्ठ पर वाले अणुओं का आचरण द्रव पिंड के भीतर स्थित अणुओं के आचरण से थोड़ा अलग होता है। अर्थात दोस्तों मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में तो क्या दिखिएगा, उसमें दो प्रकार का अणु होता है। एक अणु ऐसा होता है जो द्रव का पृष्ठ द्रव का पृष्ठ होता है, दूसरा होता है जो द्रव के अंदर का भाग होता है। क्या होता है? द्रव के अंदर का भाग होता है। ये दोनों के आचरण में, ये दोनों अणुओं के आचरण में क्या होती है? थोड़ा बहुत अंतर होती है। थोड़ा बहुत क्या अंतर होती है। अब ऐसा नहीं है कि 100% अंतर है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत का ही दोस्तों अंतर होता है, और वही थोड़ा बहुत अंतर हम लोग इसमें पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, भीतरी अणुओं पर कार्यशील बलों के बीच संतुलन कायम रहता है। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं क्या, जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं कि देखिए क्या, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप, ये हुआ डायग्राम में, और यहां दोस्तों क्या है, देखिए द्रव है। दोस्तों ये द्रव हो गया। ये जो ये जो द्रव का पिंड देख रहे हैं, पार्टिकल देख रहे हैं, ये द्रव के अंदर का पार्टिकल्स है। इसके ऊपर जो बल लगता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सब का सब क्या होता है? संतुलित। सब का सब क्या रहता है? संतुलित रहता है। वही दोस्तों यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव अणुओं पर कार्यशील बलों के बीच संतुलन कायम रहता है। जबकि पृष्ठ पृष्ठ दोस्तों मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई अणु है, क्या यहाँ पर कार्यशील बल संतुलन रहता है? तो निश्चित तौर बोलेंगे पृष्ठ पर वाले अणुओं पर, जो अणु पृष्ठ पर है, द्रव सतह के पृष्ठ पर है, उन पे जो कार्यशील बल है वो संतुलन उसमें नहीं होता। जिससे क्या होगा, जब संतुलन नहीं होगा, कुछ न कुछ क्या डिफरेंस हो जाएगा। किसमें? वो अणु जो द्रव के अंदर है, दूसरा वो अणु जो द्रव पृष्ठ के ऊपर है।
ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। आज दोस्तों देखिए क्या है, इसी प्रकार असंतुलित बल ठोस के पृष्ठ पर भी विद्यमान रहता है। जैसे दोस्तों क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मोबाइल है, ये मोबाइल पे क्या है, इसमें भी दो प्रकार का अणु है। एक अणु ऐसा है जो जो क्या है, जो दिख रहा है, और दोस्तों एक अणु ऐसा भी होता है जो क्या है, नहीं दिखता है। क्या दोस्तों होता है, जो अणु नहीं दिखता है, जो अणु नहीं दिखता वो क्या है, मतलब अणु जो ऊपर दिखता है उसके अंदर अणु, सिंपल सी बात है। तो जिस प्रकार द्रव में होता है उसी प्रकार ठोस में भी होता है दोस्तों। क्या ठोस में होता है कि ठोस में जो पार्टिकल्स है, अंदर का पार्टिकल्स है, उसमें भी कार्यशील बल क्या होती है, संतुलित होती है। और जो पृष्ठीय सतह, पृष्ठ का अणु है, उसका कार्यशील बल संतुलित नहीं होता। वही दोस्तों लिखा हुआ है, असंतुलित बल ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर भी विद्यमान रहता है। मतलब क्या, ठोस यदि सतह है, उस उसके ऊपर भी कार्यशील बल जो है संतुलित नहीं रहता है, क्या होती है, असंतुलित होती है। अतः ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि कार्यशील बल क्या होती है, संतुलित नहीं रहता है। क्योंकि कार्यशील बल क्या है, संतुलित नहीं रहता है। जब कार्यशील बल संतुलित नहीं होती है तो ठोस पदार्थ के सतह से, जब कार्यशील बल संतुलित नहीं रहता है तो ठोस पदार्थ के सतह से जो द्रव का अणु या गैस का अणु आके टकराती है, उससे क्या होती है, स्टिक कर जाती है। इससे क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, किसमें, ठोस पदार्थ के सतह के अणु, और दूसरा क्या, द्रव और गैस का एक दूसरे से क्या चिपक जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप देखते होंगे क्या, किसी भी के ऊपर आप पानी छिड़कते हो, देखिए पानी कुछ समय के लिए वहां होल्ड कर जाता है, क्यों, क्योंकि पानी और ठोस के बीच में एक आकर्षण बल हो जाता है। तो ये दोस्तों आकर्षण बल होता क्यों है, क्योंकि ठोस पदार्थ का जो बाहरी अणु दोस्तों है, ठोस पदार्थ का जो बाहरी अणु है, वो अणु का कार्यशील बल संतुलित नहीं रहता है, असंतुलित होता है, चिपक जाता है। यह घटना क्या कहलाता दोस्तों, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों, अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण क्या हुआ, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे के ऊपर चिपक गया तो क्या हो गया, अधिशोषण प्रक्रिया कहला गया। तो अधिशोषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो अधिशोषण प्रक्रिया जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पदार्थ किसी दूसरे के ऊपर आके चिपक जाता है। ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं, ऐसे ही पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, अधिशोषण करते हैं। जैसे दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए, आप रोड पे निकले, क्या हुआ, गंदा पार्टिकल जो है आपके बॉडी पे चिपक, आपके बॉडी पे आ गया। तो गंदा, आपके बॉडी का गंदा होना एक अधिशोषण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आपके शरीर का गंदा होना एक अधिशोषण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों मान लीजिए आप मार्केट गए, आपके फेस पर क्या डस्ट पार्टिकल बैठ गया, तो आपके फेस पर डस्ट पार्टिकल्स का बैठना एक प्रोसेस है, क्या, अधिशोषण का प्रोसेस दोस्तों। दूसरा दोस्तों देखिए पॉइंट क्या है, ठोस पदार्थ पर चिपकने वाले पदार्थ अधिशोषित प्रवास्था कहलाता है। मतलब क्या, क्योंकि आप जब मार्केट निकले थे, क्या था, कोई पदार्थ आया था और आके चिपक गया था। तो जो पदार्थ आके आपके बॉडी से स्टिक किया, उस पदार्थ को बोलते हैं हम लोग अधिशोषित प्रवास्था कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषित प्रवास्था कहते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी बर्तन को रखे हैं रूम में, आप देखिए क्या है, उस बर्तन को नेक्स्ट डे जब उपयोग करते हैं, धोते हैं। क्यों धोते हैं, क्योंकि दिन भर में उस बर्तन के ऊपर कोई न कोई डस्ट पार्टिकल्स आके बैठ जाता है। जो डस्ट पार्टिकल्स उस बर्तन के ऊपर आके बैठती है, वही डस्ट पार्टिकल कहलाती है
अधिशोषित प्रवास्था कहलाती है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड फेज कहलाता है। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड कहलाता है। और ठोस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसी अधिशोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषक कहते हैं। तो दोस्तों आप इसके एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, क्या यह एक, मान लीजिए सब्सटेंस है, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, यह एक दोस्तों क्या है? ठोस पदार्थ। जब ये ठोस पदार्थ है दोस्तों, डस्ट पार्टिकल्स आके, डस्ट पार्टिकल जो है आके इससे स्टिक कर गया, इससे क्या चिपक गया, चिपक गया। अब सवाल दोस्तों, क्या चिपक क्यों गया? मैंने जस्ट बोला आपको, जो ऊपरी सतह होता है उसमें जो कार्यशील बल रहता है वो संतुलित नहीं होता, वो असंतुलित होता है। क्योंकि वो संतुलित नहीं होता है, असंतुलित होता है, जिसके आसानी से अपने आप को संतुलन करना है। तो अपने आप को संतुलन करना है तो क्या करेगा? किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर। कोई दिक्कत दोस्तों? जैसे आप कह सकते हैं आपका आपका फेस का गंदा होना क्या कारण है? बस वही कारण है। संतुलन करने के लिए वो क्या करता है? दूसरे पार्टिकल्स को अपने। तो देखिए दोस्तों, क्या यह ठोस पदार्थ है या चिपक गया? इस ठोस के ऊपर कौन चिपका? देखिए डस्ट पार्टिकल किया। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या देखिए कहलाता है दोस्तों? क्लियर, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक। दोस्तों ये कह सकते हैं क्या? अधिशोषण शोषक है, ये क्या है? अधिशोषक है। और दोस्तों ये जो क्या है? अधिशोषित है। दोस्तों क्या है? अधिशोषित है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है? कहने का मतलब दोस्तों ये है, जिसके ऊपर आके चिपकेगा, जिसके ऊपर आके चिपकेगा उसको बोलते हैं अधिशोषक ठोस पदार्थ। जो आकर चिपकता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? अधिशोषित। आइए दोस्तों, हम एक में जो एग्जांपल दे दिया बहुत सारा, एक एग्जांपल लिख देख लीजिए जो आपकी स्लाइड में देखिए दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्लियर दिया हुआ, देखिए जब चारकोल के चूर्ण को मेथिलीन ब्लू के तनु में डाल के हिलाया जाता है। चारकोल आप जानते होंगे जो कि कार्बन से बनता है, मैंने बताया भी था वो सिलेबस में, कि जब चारकोल के कोल को मेथिलीन ब्लू के तनु विलियन में डालकर हिलाया जाता है तब विलियन का रंग क्या होता है? फीका हो जाता है। विलियन का रंग जो है फीका हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि रंग का कुछ भाग चारकोल के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जब आपने ब्लू रंग का मेथिलीन लिया, क्या लिया? ब्लू रंग का मेथिलीन लिया, द्रव, कलर क्या है? ब्लू है। और उसमें जब आपने चारकोल डाला तो क्या देखिए, जो ब्लू मेथिलीन था, जो ब्लू मेथिलीन, वो ब्लू मेथिलीन क्या होता दोस्तों? उसका रंग फीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लू मेथिलीन का कुछ रंग जो होता है चारकोल के ऊपर जाके स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। दोस्तों ये क्या एग्जांपल हो जाए? दूसरा दोस्तों एग्जांपल देखिए क्या है, जब किसी ठोस पदार्थ के महीन चूर्ण को, कोई ठोस पदार्थ लीजिए, क्या लेंगे? कोई ठोस पदार्थ लेंगे, उसके को पाउडर बना देंगे, चूर्ण बना देंगे। जब किसी ठोस पदार्थ के महीन चूर्ण को किसी गैस में मिला दिया जाता है, क्या बोले मैंने? कोई जब कोई ठोस पदार्थ के महीन चूर्ण को किसी गैस में मिला दिया जाता है तब गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है। इससे गैस का दाब जो होता है पहले से। दोस्तों कहने में तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम है, क्या है? एक रूम है जो कि चारों ओर से क्लोज्ड है, पैक है, उसमें हवा भर की, हवा भरने से क्या होगा?
हवा भरने से दाब में क्या होगा, वृद्धि हो जाए, दाब में वृद्धि हो जाए। अब क्या कीजिए, किसी तरह से उस रूम में कोई ठोस पदार्थ लीजिए, उसका चूर्ण पाउडर ले लीजिए, ठोस पदार्थ का पाउडर ले लीजिए, उस ठोस पदार्थ के पाउडर को आप उस रूम में धकेल दीजिए। क्या कीजिए, धकेल दीजिए मतलब डाल दीजिए। तो आप देखिएगा उस रूम का प्रेशर जो होता है, उस रूम का दाब जो होता है, धीरे 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 घट जाता है। सवाल दोस्तों यहां ये है, ऐसा होता क्यों है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ठोस पदार्थ के ऊपर गैस, कुछ गैस का अणु जो है आके चिपक जाता है। क्या होता है दोस्तों? चिपक जाता है, जिससे दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है? चारकोल के पृष्ठ पर, चारकोल के पृष्ठ पर, तो चारकोल है उसके पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल, चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल और आयोडीन भी अधिशोषित हो जाती है। मतलब चारकोल मीन्स कोल के ऊपर एसिटिक अम्ल होता है और आयोडीन भी दोस्तों क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, उसके ऊपर चिपक जाती है। सिलिका जेल का जलवाष्प को अधिशोषित कर लेता है, सिलिका जेल जलवाष्प को दोस्तों अधिशोषित कर लेता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अब शोषण, क्या दोस्तों आते हैं अब शोषण। अब शोषण भी अधिशोषण की तरह की क्रिया होती है। मतलब दोस्तों क्या, अब शोषण भी जो होगा, अब शोषण भी जो होगा अधिशोषण की ही तरह क्रिया होता है, किंतु इसमें द्रव और गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर ही नहीं चिपकता है, ठोस पदार्थ के अंदर तक चल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण। जैसे आप एग्जाम्पल, रसगुल्ला एग्जाम्पल देखें, जब आप रसगुल्ला को छान के निकालते हैं, जब रसगुल्ला को आप छान के निकालते हैं और रस में डुबाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जो बोर्स होता है, जो बोर होता है, जो चीनी का द्रव होता है, रसगुल्ला के अंदर तक पहुंचा, क्या होता है, रसगुल्ला के अंदर तक पहुंच जाता है। चूंकि रसगुल्ला के अंदर तक पहुंचा, चूंकि रसगुल्ला के अंदर तक पहुंचा, यही प्रोसेस, तो जिस प्रोसेस के तहत वो ऐसा हुआ, उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक एग्जांपल, डायग्राम एग्जांपल दिया है कि ये कोई लिक्विड लिया गया, देखिए उसके अंदर एक पार्टिकल लिया गया है, देखिए सिर्फ सतह पर है, देखिए क्या दोस्तों है, सिर्फ सतह पर देखिए लिया गया, क्लियर पता चल रहा है। ये दोस्तों क्या है, सिर्फ सतह पर लिया गया है ना, सतह पर लिया गया, क्योंकि ये सतह पर ही हो रहा है दोस्तों, सतह के अंदर तक नहीं जा रहा है, इसलिए प्रोसेस अवशोषण नहीं कहलाता। ये जो है अवशोषण नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये कहलाएगा क्या, अधिशोषण प्रक्रिया कहलाएगा, जिसमें एक अधिशोषक होगा, दूसरा एक अधिशोषित होगा, एक अधिशोषक होगा, दूसरा क्या होगा, अधिशोषित होगा। दोस्तों अधिशोषण और अवशोषण में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक अवशोषण का देखिए एग्जांपल देखिए, ये द्रव है, ये कोई ठोस पदार्थ है, देखिए द्रव का अणु अंदर तक देखिए दोस्तों गया, देखिए अंदर तक गया, देख लीजिए क्लियर पता चल रहा है। जब पदार्थ, जब द्रव पदार्थ या गैस पदार्थ अंदर तक जाती है तो हम बोलते हैं अवशोषण। जब अंदर नहीं जाती है, जब अंदर में नहीं जाती है, वो क्या करती दोस्तों, पृष्ठ के सतह पर ही रह जाती दोस्तों, उसको बोलते हैं अधिशोषण प्रक्रिया बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिशोषण प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे आप दोस्तों एग्जांपल देखिए अवशोषण का, काली चूना, नाम सुने, क्यूकोलाइन,
नाम सुने होंगे आप लोग भी, बहुत अच्छे से नाम सुने, क्विकलाइम का। अनाई कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2, ये क्या दोस्तों हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या दोस्तों हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। जब अमोनिया गैस काली चूना से होकर प्रवाहित होती है या प्रवाहित की जाती है, अमोनिया गैस काली चूना में अवशोषित हो जाता है। तो अमोनिया गैस क्या दोस्तों होता है, काली चूना में अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जलवाष्प का अवशोषण करके फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रक्रिया से, इसी प्रोसेस के द्वारा कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है, जिसे दोस्तों क्या है, फास्फोरस P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है कौन, काली। तो किस प्रक्रिया के तहत होता है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है अवशोषण प्रक्रिया के तहत होता है। अब देखिए दोस्तों क्या है शोषण, क्या होता है, क्या दोस्तों देखेंगे शोषण क्या होता है। कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होना शुरू करता है। तो हम लोग क्या देखे, अवशोषण क्या था वो देख लिए, अधिशोषण क्या होता दोस्तों वो देख लिए। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या कर, दोनों को कंबाइन कर देंगे। अवशोषण देखिए, अधिशोषण देखिए, अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है और इसमें विभेद करना संभव नहीं होता है, इसमें अंतर को स्पष्ट करना अंतर नहीं हो पाता। इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के पिंड में एक रूप से वितरित हो जाती है, फिर भी ठोस की सतह पर पिंड की तुलना में पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया था, अधिशोषण क्या होता मैंने बताया था, अब शोषण क्या होता मैंने बताया था। अब ये दोनों प्रक्रिया कभी कभी क्या होता है एक साथ शुरू हो जाए। जब दोस्तों ये एक साथ शुरू हो जाए तो दोनों में अंतर उत्पन्न करना, दोनों में अंतर को स्पष्ट करना संभव नहीं होता है। यदि होता भी है तो बहुत ही कठिनाई होता है। फिर भी हम ये देखते हैं ठोस की सतह पर पिंड के तुलना में, मतलब अंदर की तुलना में पदार्थ का सांद्रण क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, शोषण प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग इस पॉइंट को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं इस चैनल पे जब पढ़ाता हूं तो यदि आप गौर से सुन लीजिएगा तो एक भी पॉइंट आपको घर पे पढ़ने का झंझट नहीं रहेगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा दोस्तों। जल्दी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये चैप्टर जो है क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग लगभग 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 3 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। मतलब ओवरऑल कभी इस चैप्टर से पूछता है 5 नंबर का, तो कभी इस चैप्टर पूछता है 7 नंबर। तो दोस्तों ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए आप अनुमान लगा सकते हो। इसलिए बोलता हूं आप हमारे सेशन को अब ना छोड़े, हमारे सेशन को पकड़े रखिए और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।